लेंगे। कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, नोट करेंगे टॉपिक। अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं, लिख लेंगे, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुड मॉर्निंग हो गया है, बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। एफर्ट करते रहो, जितने शब्दों को लिख सकते हो लिखो। अभी अच्छी बात है। नील राजपूत लिख रहे हैं, मैं एक दूसरे के पूरक हैं, या ऐसा बन सकता है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि खूब अभी विवेचना हो रही है। अधिकारों बंद बन जाए नए तरीके से, संभव है। लिख लिया निबंध। अब इसमें क्या क्या करना है एक बार स्ट्रक्चर से हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसका सिनॉप्सिस बना लो, ओवरऑल मेन पॉइंट एक जगह इकट्ठा कर लो। इस क्रम में आप सबसे पहले इसकी एक प्रस्तावना लिखोगे, अच्छी सी भूमिका शुरुआत करोगे। क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट करोगे कि अधिकार क्या है, अधिकार के बारे में बताओगे। एक ही बार यह नहीं लिखना कि अधिकार कर्तव्य पूरक है, दोनों में किस तरीके से पूरकता है। ध्यान रखना विशाल, मैं छब्बीस तारीख से मोस्ट ऑफ उपस्थिति रहेगी प्रयागराज में। अब वहां से लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। अभी सूचना ऐसी आई है, अभी कंफर्म अभी होना बाकी है। अगर सब कुछ होता है अभी मैं दिल्ली से ले रहा हूं आपकी क्लास लाइव, तो फिर शिफ्ट हो जाएगी, फिर इलाहाबाद से चलेगी प्रयागराज से। ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे। फिर अधिकार क्या है बताओगे। अधिकार क्या है पहले बताओगे, क्या पहले बताओगे क्या है, क्या है, फिर बता दोगे अधिकार क्यों जरूरी है, कौन कौन से अधिकार हैं, ये सारी चीजों को बता दोगे। फिर आ जाओगे कर्तव्य पे, कि कर्तव्य किसे कहते हैं, कर्तव्यों का पालन क्यों जरूरी है, कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, ध्यान रखना। और फिर बताओगे, कर्तव्य को बताने के बाद बताओगे कि कैसे परस्पर पूरक है, अधिकार और कर्तव्य पूरक कैसे हैं। इसको कई भागों में पूरकता को बताओगे, अधिकार और कर्तव्य पूरक कैसे हैं। इसके भीतर कई सारे पैराग्राफ बनेंगे। लास्ट में थोड़ी चिंता जाहिर कर दोगे कि वर्तमान में लोग अधिकारों की मांग ज्यादा करते हैं, कर्तव्यों के पालन पे कम बल देते हैं। क्लियर? क्लियर? तो हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दोगे, उपसंहार लिख दोगे, कंप्लीट हो जाए। तो जो एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो है हम ऐसा बना सकते हैं। शुरुआत प्रस्तावना कर लेंगे, लिख देंगे अधिकार के, ये अच्छी बात है। 1000 वर्ष लिखा था इन्होंने, निष्कर्ष में भी ठीक एक शब्द लिख लिया, क्या दिक्कत है। क्लियर? अभी जो चल रही है क्लास, उसकी चिंता करो, उस पर ध्यान दो। पिछला क्लास बाद में चर्चा करना, आपकी पिछली क्लास नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही आप जानो, उसको ठीक करो। अभी क्लास जो चल रही है उस पर ध्यान दो। अच्छी बात है, कई लोगों ने 12 शब्द लिखा है, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं, अच्छी बात है, लिखो, लिखने का प्रयास करो। तो जैसे अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है। आप देखो, मान लो मैंने आपको, अगर आपको अधिकार है सड़क पे चलने का, मान लो आपको सड़क पे चलने का अधिकार है, और सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो आपका अधिकार सुरक्षित थोड़ी है। देखोगे कई लोग जिगजैग तरीके से चलते हैं सड़क पे, ऐसे करते हुए। नया नया जो बाइक खरीदता है या नए नए चलाने वाले हैं, वो थोड़ा लहराते हुए बाइक को चलाते हैं, तो आपके सड़क पे चलने का अधिकार तो खत्म हो गया, आप तो किनारे हो जाओगे। कई लोग ऐसा काम करते हैं, सड़कों पे लहराते हुए चलते हैं गाड़ियों को, उनको लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े हीरो हम ही हैं। उस हीरोगिरी में ही कई बार कठिनाई पैदा हो जाती है उनको। तो आपका अधिकार सुरक्षित तब है ना, जब सामने वाला अपने कर्तव्य का पालन करे। आपको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, तो सामने वाले का कर्तव्य है कि वो ठीक से आपको पढ़ाए। टीचर अपने कर्तव्य का पालन न करे, टीचर अपने कर्तव्य का पालन न करे, तो आपका अधिकार सुरक्षित है, कठिनाई हो सकती है। क्लियर? बोलो क्लियर? तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जब हम यह बताएंगे अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, इसके कई संदर्भ बताएंगे। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, एक का अधिकार स्वयं के प्रति कर्तव्य है, आदि आदि कई संदर्भों में हमने बताएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? बोलो ठीक है? तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना।
देखो हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, सबसे पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं, कैसे लिखोगे? देखो हम ऐसा कर सकते हैं शुरुआत, ध्यान देना, अच्छी बात है। अंकेश कुमार के भीतर बहुत परिवर्तन आ गया पढ़ने के बाद, अच्छी बात है। तो ऊपर कमेंट थोड़ा सतही टाइप से मत किया करो, ऊपर कमेंट कुछ और किए हो और नीचे कुछ और लिख रहे हो। ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है कौन कैसे चलाता है, ध्यान देना। क्लियर? कोई बात नहीं, शुरुआत में टाइम लगेगा, बाद में प्रैक्टिस करते रहोगे तो ठीक हो जाएगा, ध्यान देना। अब कैसे इसकी प्रस्तावना लिखोगे, शुरुआत कैसे लिखोगे? तो ध्यान देना, हम सारे लोग समाज में रहते हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी तो समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समाज में रहकर हम अपना विकास करते हैं। हम सारे लोग समाज में रहते हैं, ध्यान देना, और हम अपना विकास करते हैं। समाज में रहकर हम नाना प्रकार का काम करते हैं, कार्य करते हैं, विकास करते हैं। जो हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और दूसरा जो काम करता है उसका प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है। इन्हीं संदर्भों में अधिकार और कर्तव्य की बात उभरकर सामने आती है। पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। कैसे करोगे फिर से देखो, उससे भी कर सकते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत लौ कुश जो लिख रहे हो, महात्मा गांधी का एक कथन है कि यदि सभी लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें तो सबके अधिकार सुरक्षित रह जाएंगे। उन्हें अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, सबके अधिकार सुरक्षित। वो भी बीच में लिख सकते हो, पूरकता वाले में लिख सकते हो, बीच में लिखेंगे भी, ध्यान रखना। अभी मैं एक शुरुआत तरीका बता रहा हूँ, हम ऐसे कर सकते हैं। मानव जो है, मानव सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अपने कार्यों से निर्णयों से दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरों के क्रियाकलापों से स्वयं प्रभावित भी होता है। ऐसी स्थिति में उसका कर्तव्य है कि ठीक काम करे, सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़े, सामने वाला भी कर्तव्य है कि ठीक काम करे ताकि दूसरों पे अच्छा प्रभाव पड़े। इन्हीं संदर्भों में अधिकार और कर्तव्य की बात आती है। लोग कहते हैं मुझे बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोलोगे क्या? देश के विपरीत बोलोगे, किसी के एंटी में बोलोगे, किसी की आस्था पे चोट पहुंचाओगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकार है, आपका कुछ कर्तव्य भी है। ठीक से बोलिए, मर्यादित भाषा बोलिए। ऐसा नहीं कहो कि मुझे तो बोलने की आजादी है, मुझे घूमने की आजादी, तो मैं कहीं घूमूंगा। अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में थोड़ी घूम सकते हो। कई जगहों पे जो जहाँ पे जनजातियां रहती है उस इलाके में कई जगहों पे प्रोहिबिटेड है। आप अंडमान में जाओगे तो कई एरिया में आपको उतरने नहीं दिया जाएगा, उस एरिया में नहीं जा सकते हो। जैसे जहाँ जारवा जनजाति रहती है, आपको कि नहीं मैं जाकर उस एरिया को घूमना चाहता हूँ, दूसरे ही तीर मार देंगे सब। घूमने के चक्कर में उतरोगे, प्राण संकट में पड़ सकते हैं। और परमिशन नहीं है सरकार की तरफ से कि आप जाओ और वहां पे घूमो और उनसे बातचीत करो। क्लियर? अरे यूपी पीसीएस में 3 सेक्टर से आता है, ठीक है, तो साइंस वाला एक तो कल देख लियो, एक साहित्य वाला देख लेंगे, साहित्य वाले से आता है, पर्यावरण से आता है, तो मिल भी जाएगा। जो है ना, जाकर देखना कुछ चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही। नारी सशक्तिकरण पे बन सकता है, ध्यान देना। तो हम ऐसे भूमिका लिख सकते हैं। सामाजिक प्राणी है, दूसरों को प्रभावित करता है, स्वयं प्रभावित होता है, तो जरूर चर्चा होनी चाहिए कि क्या करने का अधिकार है और आदमी का कर्तव्य क्या है। ये चर्चा होनी जरूरी है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। पहले बोलो भूमिका लिख लोगे, सारे लोग बोलो भूमिका लिख लोगे। अभी अधिकार बता रहे हैं ना डिटेल से, पहले ये बताओ, ये लिख लोगे, भूमिका लिख लोगे। बदल सकते हो, किसी के स्टेटमेंट से लिख सकते हो, जैसे महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है उनसे भी लिख सकते हो। गांधी जीवन में कर्तव्यों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सबके अधिकार सुरक्षित रह जाएंगे। ये जो मैंने बताया उसके बेस पे लिखना है। ये है। अब है कि अधिकार क्या है, हमने एक प्रस्तावना लिख दी। अब हम लोग अधिकार क्या है, कौन कौन से अधिकार हैं, अधिकार क्यों दिए जाते हैं, अधिकारों के बारे में कुछ आप और नोटिंग कर दोगे तो कम से कम 100 शब्द के आसपास अधिकार के बारे में लिख सकते हो। अराउंड 100 वर्ड्स अधिकार। ठीक है, गांधी जी बहुत महान थे, उनको नमन है, जाके फूल चढ़ाओ वहां पे। यहाँ पे नमन कर ही रहे हो, वहां बाहर जाओ तो गांधी का जो समाधि स्थल है वहां पे भी जा सकते हो। गांधी का जीवन में पालन करना चाहिए विनोद गौर। न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो। निबंध में कहीं का अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, तो अधिकार होता क्या है? तो अधिकार जो है, ध्यान देना, ये मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक होते हैं। ये अधिकार एक प्रकार के ऐसे मांग हैं जिसे राज्य वैलिडिटी, राज्य उसको मान्यता प्रदान करता है। लोग मांगते तो बहुत सारे अधिकार है कि ये मिले ये मिले, बट वो अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक राज्य उसे मान्यता नहीं देगा। मान्यता दे दिया तो अधिकार की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, नोट कर लोगे। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण उत्थान नहीं कर सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण उत्थान नहीं कर सकता। यानी सर्वांगीण उत्थान चाहते हो तो अधिकार जरूरी है। आपके शारीरिक पक्ष, नैतिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, मानसिक पक्ष के उत्थान के लिए अधिकारों का होना जरूरी होता है। अधिकार आवश्यक है। आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में अधिकारों का उल्लेख। 12 से 35 लिख सकते हो, 12 से 35 तक में। ठीक है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32। तो अधिकार जब लिखना तो अधिकार कौन से तो लिख सकते हो, ये सारे अधिकार हैं। ठीक है, बोलो। अधिकार सामाजिक जीवन की वैसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता।
समाज में अच्छे से जीना चाहते हो, सम्मानपूर्ण तरीके से जीना चाहते हो, व्यक्तित्व का चाहते हो ठीक से विकास हो, तो अधिकारों का होना आवश्यक है। ध्यान रखेंगे, बिना अधिकारों के जीवन कठिन है। आपको बोलने का अधिकार न दिया जाए, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, व्यक्ति तो सिमट जाएगा। क्लियर? ठीक है, अंकुल कुमार लिख ही दियो। लिखना नहीं अंकेश कुमार, जो लिख रहे हो। क्लियर है? तो अधिकार कौन कौन से हैं, तो अधिकारों को थोड़ा सा बता दोगे। अधिकार क्यों जरूरी है? तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए। अधिकार क्या है? मानव की ऐसी मांगे हैं जिसे समाज मान्यता प्रदान करता है, जो न्यायपूर्ण होना चाहिए। ध्यान रखना, अधिकार एक तरीके से न्यायपूर्ण हक है आदमी का, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ध्यान देना। तो हम लोग पहले जब भूमिका लिख लेंगे, तो भूमिका के बाद हम अधिकार के बारे में एक दो पैराग्राफ में लगभग 80 से 100 शब्दों के आसपास में बता देंगे अधिकार है क्या। फिर बताएंगे पहला चेंज करके कर्तव्य क्या है, कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो कर्तव्य क्या है। तो ध्यान देना, नैतिक दृष्टिकोण से मनुष्य को जो करना चाहिए या जो करने योग्य है वो कर्तव्य है। जो करना चाहिए ऑट में है, ध्यान देना, या जो करने योग्य है, जो करने योग्य और जो करना चाहिए वो हमारा कर्तव्य हो जाता है। नागरिक को जो करना चाहिए नागरिक का कर्तव्य है, पिता को जो करना चाहिए पिता का कर्तव्य है, पुत्र को जो करना चाहिए वो पुत्र का कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करे, वृद्धावस्था में उनको वृद्धाश्रम में डाल के अकेले अपनी दुनिया में न जाए, उनका ध्यान रखे, ख्याल करे। प्रशासनिक अधिकारी को जो करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी को जनहित में काम करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। प्रशासनिक अधिकारी को सरकार की नीतियों योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य में है जिन्हें करना चाहिए, जो करने योग्य है। ध्यान देना, नैतिक दृष्टिकोण से जो करने योग्य है और जो करना चाहिए नहीं लिखना है। अधिकार व्यक्ति को खुलकर जीने का, सड़क पे चलने का अधिकार है तो खुल के जियोगे क्या? बोनट उठा दोगे क्या? उछल कूद करते हुए चलोगे? खुलकर जीने का नियंत्रण रखोगे कि नहीं रखोगे? लोग कुछ बोलते हैं खुलकर जीने का अधिकार है, घूमने का, कुछ भी करोगे क्या? अश्लीलता फैलाओगे क्या? क्लियर? सरकार का भी कर्तव्य है समावेशी विकास, सब लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिख सकते हो, वही तो गांधी का स्टेटमेंट है। क्लियर? तो कोई पूछे कर्तव्य क्या है, तो बोलो जो नैतिक दृष्टिकोण से करना चाहिए, जो करने वो योग्य है वो कर्तव्य है। पूछा नागरिक का क्या कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है, दिया हुआ है ना, नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य। भाई आपको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, सामाजिक संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, सहयोग और सद्भाव बढ़ाना चाहिए। यही सब तो मौलिक कर्तव्य है, ये करना चाहिए, करने योग्य है। क्लियर? बोलो बोलो, इज इट क्लियर? कर्तव्य के बारे में लिख सकते हो और बता दो कि ये कर्तव्य जो है ना बहुत जरूरी है। अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे समाज में शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी। हम सबका कर्तव्य है, अब जहां पे हो, जिस स्थिति में हो, आपका कर्तव्य बनता है। ध्यान देना, मानव का कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण करना, मानव का यह भी कर्तव्य है कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। मानव का कर्तव्य है, ध्यान देना, गलत तरीके से आजीविका न संचालित करे। क्लियर? बोलो क्लियर? जो करने योग्य है और जो किया जाना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हो, मौका मिले तो लिख दो। 51 ये लिख सकते हो कि आप इसमें भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, यहाँ 11 मौलिक कर्तव्य है, 11वां वाला शिक्षा से संबंधित है। तो कुछ मौलिक कर्तव्यों को लिख दोगे, जैसे हम समाज में अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों को नहीं करना चाहिए, सब हमारा कर्तव्य है। जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करनी चाहिए, क्या दिक्कत है? तो ऐसे शुरुआत कैसे करो? अधिकार और कर्तव्य पे कोई नहीं बनता, पहले प्रश्नों लिख दिए, अधिकार के बारे में कुछ कुछ बता दिए, फिर कर्तव्य के बारे में कुछ चीजों की चर्चा कर दी आपने, कर्तव्य के बारे में बता दिए। बोलो बोलो, हो जाएगा इतना? सारे लोग बोलो एक बार कि हो जाएगा इतना? तो सब लिख लोगे। पर्यावरण के साथ साथ एनिमल रेस्क्यू भी करना चाहिए, ठीक है, जानवरों को बचाओ, आदमी को भी बचाओ। पर्यावरण के साथ साथ मानव भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, केवल एनिमल ही क्यों? तो लिख रहे हैं कि एनिमल की भी रक्षा करनी चाहिए, पशु पक्षी की भी रक्षा करनी चाहिए। गर्मी का मौसम में पक्षियों के लिए भी कुछ कुछ पानी का, कई लोगों को देखोगे पक्षियों के लिए पानी रखते हैं बाहर में, पक्षी वहां तक प्यासे पक्षी आकर पानी पीते हैं। तो यह भी कहा जाता है कि अभी आप कर्तव्य कि पक्षियों के लिए कुछ रख दीजिए। क्लियर? ठीक है, अच्छी बात है। सर नींद आ रही है, टाइम चेंज कर, ठीक है जाके सो जाओ। एम कविता लिख रही है, सर नींद आ रही है, टाइम चेंज कर दिया, जाके सो। क्लास में क्यों आए हो? आराम से जाकर जिंदगी का रसास्वादन करो, ये आनंद थोड़ी मिलेगा। सोने का अलग आनंद है। घर वालों ने पैसा दे दिया, घर वालों को लगता हुआ कि आईएएस मटेरियल है, क्लास में इनको नींद आ रही है, नींद पहले नींद ले लो। कि नींद क्यों क्लास में आ रही है? रात में 2 बजे तक मोबाइल से पढ़ाई होगी, जबरदस्त पढ़ाई हुई होगी, परिणाम स्वरूप सुबह सुबह क्लास में इनको नींद आ रही है, ये रील वाली पढ़ाई कर रही होंगी क्लास रात में, सुबह में नींद आ रही है, सुबह सुबह इनको नींद आ रही है, क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। रात में 2 बजे तक पढ़ने पे तो एक ही बार में आईएएस बन जाओगे फिर तो। और रील वाली पढ़ाई से नहीं, रील वाली पढ़ाई से तो पीटी भी पास होना मुश्किल हो जाएगा। आनंद ही आनंद है, रील वाली पढ़ाई तभी तो सुबह सुबह नींद आ रही है। लिख के अभिव्यक्त करिए कि मुझे नींद आ रही है, मतलब दिमाग भी शिथिल हो गया, नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग अचेतन अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है, दिमाग दिग्भ्रमित हो रहा है। क्लियर है? नींद इनको आ रही है,
रात को नींद नहीं आती है, रात को रील देखने में आनंद आता है। क्लियर? अच्छी बात है, पक्षियों के लिए पानी रखते हो तो गुड। नेक्स्ट। ओके, क्लियर है? हाँ, पढ़ाई के समय इनको नींद आती है, उसको ठीक लिख रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं। ओके, तो कुछ अगर नींद आती तो मना कौन करता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, क्लास ले रहा हूँ। आप कहाँ जहाँ हो वहाँ पे आराम से शयन कक्ष में चले जाओ, कॉपी किताब बंद करो और शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरी तरफ से, कोई मना ही नहीं है। क्लियर है? ओके, अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं और कुछ और इनको नींद आ रही है, सुबह सुबह आ रही है, उठते ही नींद आ रही है। कई लोग सोते सोते थक जाते हैं, उठते हैं क्योंकि थक गए हैं सोते सोते, फिर सो जाते हैं, फिर सो के उठेगा, फिर कहेगा थक गए हैं। आलस्य की पराकाष्ठा है जीवन में। और कल 21 जून है, कम से कम कल से तो सुधरना शुरू कर दो, योगा करो, कल योग दिवस है, तो जीवन में स्फूर्ति बनी रहेगी, ताजगी बनी रहेगी, जिंदगी लगेगा कि हाँ जिंदगी जी रहे हैं। अदरवाइज जहां तहां सोते रहोगे। कई लोग बस में चलते हैं तो बगल वाले के कंधे पे सर रख हो जाते हैं, बस में चलेंगे तो बगल वाले पे लटक जाएंगे, झुलक जाते हैं उसी पे। सामने वाला भी कहता है कि थके हारा थका हारा है ये। कई लोगों के जीवन में नींद ही प्रधान हो गई। ठीक है? अरे योग दिवस केवल बाबा रामदेव जी से थोड़ी संबंधित है, उनकी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर? भारती कुमारी, नींद आता है तो शरीर भी इनएक्टिव मोड में जाता है, शरीर एक्टिव रहेगी। क्या उल्टा लिखे जा रहा है? ठीक है, आगे बोलो। नेक्स्ट। बीच में उल्टा पुल्टा कमेंट मत करो, नहीं तो कमेंट सेक्शन बंद करा दूंगा मैं। पढ़ा रहा हूँ अधिकार और कर्तव्य, गांधी की बात बता रहा हूँ। उनको आ रही है नींद, तैयारी हो रही है आईएएस की, पीटी का फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाएगी, पास करना तो बात की दिक्कत है, दिल पे मत लेना। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आगे आते हैं। देखो इसमें कुछ साइंस डॉक्टर भी हैं। अभी बोले कि हेमोग्लोबिन की कमी से नींद आती है। देखो कितना बढ़िया जानकार आदमी है, डॉक्टर है, एमबीबीएस की हुए। तो देखो अगर अधिकार और कर्तव्य पे आए तो पहले प्रस्तावना लिख दो, फिर अधिकार के बारे में 2-3 पैराग्राफ लिख दो, 80 के आसपास शब्द, फिर कर्तव्य के बारे में लिखो। दोनों में बताओगे कर्तव्य का कुछ एग्जाम्पल, कुछ अधिकार को बता के। अब बता रहे हो कि दोनों पूरक हैं, कैसे पूरक है इसकी विवेचना करके कुछ नोट भी कर लेंगे। ठीक है? मानसी यादव बोले सर आपकी बातों से नींद गायब हो गई, जबकि तुम्हें भी आ रही थी, इसका मतलब इनको भी नींद ही आ रही थी, मेरी बातों से दूर हो गया। देखो इतना ये अपने ही बारे में बता रही कि नींद आ रही थी मुझे भी, अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलो। आदत से मजबूर है, बिल्कुल ठीक लिख रहा है। क्लियर? अच्छी बात है। ओझा जी भी सो जाते हैं, अच्छी बात है, सो जाया करो। क्या करेंगे, सामने बैठते तब समझ में आता है कि नींद आती है कि नहीं आती है। यदि बोले कि यही क्लास तो जीवंत लगता है, कई लोगों को सुनने में आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद का रसास्वादन करते हैं। आनंद का रसास्वादन करना आपके ऊपर निर्भर करता है, फायदा उठाते हो कि पूरकता में बोलोगे। ध्यान देना, अगर साधारण दृष्टिकोण से देखोगे तो अधिकार और कर्तव्य में लगता है कि विरोध है। अधिकार एक तरीके का मांग है कि हमें ये चाहिए, और कर्तव्य में दूसरों की बात है कि आप कर्तव्य कीजिए ताकि दूसरों को फायदा हो। अधिकार में स्वार्थ की भावना है, कर्तव्य में पदार्थ की भावना है। ऐसा लगता है कि दोनों विपरीत है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अधिकार और कर्तव्य जो है दोनों परस्पर पूरक हैं, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान देना, ये दोनों आगे पीछे नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। लिख सकते हो इसको, दोनों साथ साथ चलते हैं। अधिकार है तो कर्तव्य भी है, कर्तव्य है तो अधिकार भी है। ये दोनों सहचर हैं। सहचर का मतलब साथ साथ चलते हैं। ध्यान देना, अब इसको एग्जाम्पल दे देकर बताओगे कैसे सहचर है। जैसे एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, इस पे एक पैराग्राफ लिखोगे, 70-80 शब्द इसी पे लिखोगे। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरों का कर्तव्य बन जाता है। जैसे अगर आपको सड़क पे चलने का अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करे, ठीक तरीके से अपनी गाड़ी चलाए। झिकझक करेगा आपका अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 बताओ, लिख के बताओ, पढ़ चुके हो आर्टिकल 21। अब ये सब लिख लिख के बताएंगे, इसमें लगभग 100 शब्द के आसपास जाएंगे। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, कैसे? आर्टिकल 21 क्या कहता है बताओ? भारतीय संविधान आर्टिकल 21, केवल 21 को रखा जाए तो कई सारे आर्टिकल्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जीवन जीने का अधिकार, बिल्कुल सही, राइट टू लाइफ, बिल्कुल। जीवन जीने, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। क्लियर है? तो यदि जीवन जीने का अधिकार है, यदि आपको जीवन जीने का अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है कि आपके ऊपर अटैक न करे, आपके जीवन जीने में बाधा न डाले, आपके जीवन में संकट पैदा न करे। ये सामने वाले दूसरे लोगों का कर्तव्य है। अगर दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य, विद एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल दे देकर लिखोगे। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है व्यक्ति को। ये अधिकार तब सुरक्षित होगा जब दूसरे भी लोग इस अधिकार को एक्सेप्ट करें और मेरे जीवन जीने में बाधा न डालें। ये उनका कर्तव्य है। दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है कि आक्रमण न करे, कष्ट न दे, संकट न पैदा करे और दूसरों के जीवन का सम्मान करे। स्पष्ट हो जाना चाहिए। आपको यदि कोई चीज का अधिकार है, अगर आपको किसी चीज का अधिकार है तो आपका अधिकार आप यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। पूरा 8-10 लाइन लिखोगे। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, आपको
दूसरों का कर्तव्य है क्लास में जाकर ठीक से पढ़ाए, कक्षा में आए, नहीं तो आपका अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। आपको सड़क पे चलने का अधिकार है, दूसरों का कर्तव्य है गलत दिशा से न चलाए, गलत तरीके से गाड़ी न चलाए। आपका अधिकार है जीवन जीने का, दूसरों का कर्तव्य है जीवन में बाधा न डाले, हस्तक्षेप न करे, आक्रमण न करे, आपके जीवन का हरण न करे। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। अगर सामने वाला कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आपका अधिकार सुरक्षित नहीं है। बोलो, क्लियर? बिल्कुल सही। बोलो, क्लियर हो गया? एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। आपका अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है कि नहीं करता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है एक का अधिकार। बोलो, क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? दूसरी बात, दूसरा है इस पाठ को एक का अधिकार, दूसरा इस पे अच्छा सा एक लगभग 100 एक शब्द आप लिखोगे, फिर आप आगे में दिखाओगे कि एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है। एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है, स्वयं का भी कर्तव्य है। अब इसका सेंस क्या है? ये हम लोग पूरकता वाले पाठ में ध्यान देना, पहला वाला भी पूरक में है, दोनों में कैसा संबंध है? इसका भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य, मतलब क्या है इसका? एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य, ध्यान से सुनना, ध्यान देना। जैसे अगर आपको कोई अधिकार है, आपको कोई अधिकार दिया गया, जैसे मान लो आपको जीवन जीने का अधिकार है, आप सबको जीवन जीने का अधिकार है, तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि अधिकार केवल आपको नहीं है, बल्कि अधिकार अन्यों को भी मिला हुआ है, अन्यों को भी जीवन जीने का अधिकार है। अधिकार केवल एक खास व्यक्ति के लिए थोड़ी है। अगर आपको कोई अधिकार प्राप्त है तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा अधिकार दूसरों को भी प्राप्त है। तो आप यदि अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, अधिकारों का उपयोग कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि दूसरे का अधिकार उल्लंघन न हो। जैसे सड़क पे चलने का अधिकार केवल आपको थोड़ी है, दूसरों को भी है। तो अगर आपको अधिकार है सड़क पे चलने का, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि ठीक से चलो, बाएं साइड से चलो, ताकि सामने वाले के अधिकार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है। ठीक है? आपको अधिकार मिला है तो आपको ध्यान देना चाहिए ऐसे अधिकार अन्यों को भी प्राप्त। तो अपने अधिकारों का उपयोग करते समय दूसरों के अधिकार में बाधा मत डालें, बाधा न पहुंचाएं। क्लियर? बोलो, लिख सकते हो? सारे लोग बोलो। बिल्कुल सही। मीनाक्षी यादव, मानसी यादव, कोई मिक्स नहीं हुआ है, ध्यान देना। ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, सुनोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। पहले वाले में था एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। आपको अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है कि वो आपके अधिकार में बाधा न डाले। आपको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है कि आपको जा रहे हो स्कूल, आपको रोके मत। क्लास में टीचर आके अपना काम करेगा, कर्तव्यों का पालन करेंगे अपना, तब ना आपका अधिकार सुरक्षित होगा। आप स्कूल गए और टीचर आया नहीं, टीचर सामने गायब है, इसका मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका अधिकार सुरक्षित कहां रहा? और दूसरा जो पाठ हम लोगों ने लिखा है उसमें लिखा है एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है। आपका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, अगर आपका अधिकार है तो दूसरे को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि आपको जो अधिकार है यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिकार दूसरों को भी मिला हुआ है। और जब दूसरों को भी मिला हुआ है तो आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरों के अधिकारों में बाधा न डालें। एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य। आपका सड़क पर चलने का अधिकार है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप तरीके से चलें, रेड लाइट जंप न करें, लेफ्ट साइड से चलें, रॉन्ग साइड से न चलें। क्या दिक्कत है लिखने में? बढ़िया से लिख दोगे, घुमाते फिराते इधर उधर करते खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? लिख लोगे? सारे लोग बोलो, लिख लोगे? फिर सब कैसे समझ में आएगा कि सही लिख रहे हो कि गलत? दिमाग काम कर रहा है ना, दिमाग पकड़ लेता है गलत को। हमारे पास विवेक है, विवेक से हम पता लगा सकते हैं सही है कि गलत है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है भाई, लोग बिल्कुल तरीके से लिख रहे हैं, सवाल भी ठीक से लिख रहे हैं। एक विकी लिख रहा है क्या टीचर को मारने का अधिकार है? नहीं है, मनाही है। पहले टीचर जो थे खूब कूट देते थे, कोई नई टास्क पूरा करके आया है, गलती कर रहा है तो वो छड़ी भी रखते थे। नए जमाने में अब रील बन जाएगा। और अभी वर्तमान समय में पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा ही घनत्व और प्यार उमड़ गया है। आप अपने पिताजी से पूछना कि वो स्कूल में पढ़ते वक्त मार खाए हैं कि नहीं खाए, वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, गलत होने पे टीचर्स पिटते भी थे। अब थोड़ा बदल गया है माहौल, अब तुरंत डंडा वंडा चलने लगेगा, पूरा उसके फैमिली पहुंच जाएगा, हमारे बच्चे को मारा क्यों? गलती किया तो किया, फेल हुआ तो हुआ, मारा क्यों? पहले अलग स्थिति थी, पहले गलती करने पे स्कूल में पिटाई हो जाती थी छड़ी से। और ये आप अपने पिछली पीढ़ी के लोगों से बात करो, सबने कभी ना कभी, ज्यादातर लोग, सब तो नहीं, ज्यादातर लोग पीटे गए होंगे कभी ना कभी, गंदगी फैलाने के लिए दंडित किए गए होंगे। अब थोड़ी मोह माया ज्यादा हो गई और थोड़ा
छोटी छोटी बातें भी ना आ जाती हैं सोशल मीडिया पे कि ये देखो ये टीचर क्रूएल है, ये बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, निर्दयी है, बच्चे को पीट रहा है, बच्चा गलती करता है कोई बात नहीं, अब टीचर के साथ उसी तरीके से चीजें हो जाती हैं। लेकिन खुशबू चौरसिया की क्लास 10 तक मारते हैं अभी भी, अच्छी बात है। तो टीचर की मार से कई बार जीवन बन जाता है, कई लोग सुधर गए कि नहीं गलती नहीं करनी है, दिमाग में आ गया कि नहीं करनी है, और वो भी उनका एक अलग तरीका था, आपके सुधारने की नीयत से वो कोई गलत अच्छे काम पे प्रशंसा भी करते थे। उस समय थोड़ा अलग था। अब तो ठेके पे टीचरों की बहाली हो रही है कई जगहों पे, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं टीचर, वो मजबूरी में टीचर बने हुए हैं, दिक्कत तो होगी, कई जगहों पे ऐसी स्थिति है, प्रक्रिया बहुत पारदर्शी नहीं है, दिक्कत ये है, कठिनाई आ रही है। देखो सत्यम बोले पिता तो मैं भी हूँ सर जी, वर्क कंप्लीट न करने पे सत्यम भी पिटे हुए हैं, बिल्कुल बात सहन नहीं कर पाते। विकी बोला सर उनसे पूछते अपने को टॉपर बताते हैं, टॉपर बनने के पहले कभी ना कभी पीटे गए होंगे जरूर, पूछोगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से उधर मत जाओ, हम लोगों ने जो दूसरा पार्ट देखा, एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है। संदर्भ क्या? संदर्भ है कि आपको यदि कोई अधिकार है तो वैसा अधिकार दूसरों को भी है। आपको जीवन जीने का अधिकार है तो जीवन जीने का अधिकार दूसरों को भी है। ऐसी स्थिति में आपका यह कर्तव्य बन जाता है कि दूसरों के जीवन जीने में बाधा न डालें। एक का अधिकार स्वयं का भी कर्तव्य है, क्लियर हो जाना चाहिए। आप इस तरीके से लिखोगे स्पष्ट है। अधिकार और कर्तव्य एक ही गाड़ी के दो पक्ष, दो पहिए हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। फिर गांधी को भी लिख दोगे, गांधी क्या कहते हैं, आप लिख लो स्टेटमेंट को, गांधी कहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। वास्तव में कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसलिए गांधी कर्तव्य पे ज्यादा बल देते हैं, अधिकार पे कम बल देते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छी बात है। गांधी बोल रहे हैं कि बहुत परिवर्तन हुआ है क्लास से आपके, अच्छा है ना, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो, कुछ सारगर्भित चीजें आपको मिले, सामाजिक ज्ञान मिले आपको, यही तो चाहिए जीवन में। बाकी तो केजीएस ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप तक आसानी से चीजें उपलब्ध हो गई। आसान थोड़ी था, दिल्ली आके क्लास कर लेते, या खुल के आप बात करते हो, विचार विमर्श कर लेते हो, तो दिल्ली आके ऐसे आप चाहो कि मिलने, तो मिलने में आपको लग सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा मेरी उपस्थिति कहाँ है। और केजीएस ने आप सबके लिए बड़े आराम से चीजें उपलब्ध करा दी हैं। तो फायदा कि आप घर बैठे चीजों को पढ़ रहे हो, कैसे लिखना चाहिए कि अप्रोच डेवलप हो रहा है। जो पढ़ने की नीयत से बैठा होगा वो सीख लेगा, उसके भीतर निसंदेह परिवर्तन आएगा, सकारात्मक, अच्छी अच्छी चीजें वो ग्रहण कर लेगा, अगर सीखने की नीयत से बैठा हो तो। और ये वार्तालाप करने के लिए बैठा हो, मैसेजिंग उल्टा पुल्टा, तो कई सब बैठ के हाल ही चाल पूछ रहे हो, 1 घंटे से हाल चाल पूछ रहे हो, तुम स्कूल गई हो कि नहीं गई हो, आपस में वार्तालाप चल रहा है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अधिकार और कर्तव्य, ये अलग तरीके कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, ये अपना कर्तव्य अलग समझ रखा है कि मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दूसरे का हाल चाल पूछता रहूं, स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, कहाँ के रहने वाले हो, ये ध्यान रख, स्थिति ये है। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है। अच्छा काम करते हो, फल की ज्यादा चिंता मत करो, फल मिल जाएगा, काम करोगे अच्छे से फल पक्का मिलेगा। देखो ये सब करने के बाद हम एक पैराग्राफ में ये बताएंगे कि वर्तमान में लोग अधिकारों की मांग खूब कर रहे हैं कि भाई हमको ये दे दो, हमको ये अधिकार दे दो। अलग अलग ग्रुप बना हुआ है समाज में जो डिमांड करता है कि मुझे ये भी अधिकार चाहिए, मुझे ये भी अधिकार चाहिए, मगर कर्तव्यों के पालन पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। कर्तव्यों के संदर्भ में शिथिलता है, निष्क्रियता है, और अधिकार की मांग खूब है, सक्रिय है, अधिकार दो, ये अधिकार दे दो, ये अधिकार दे दो, और कर्तव्य पता नहीं है। तो एक बार कर्तव्यों का पाठ ठीक से पढ़ाना इनको आवश्यक है, ध्यान देना। और जब तक सारे लोग कर्तव्य पालन पर बल नहीं देंगे, विशेष बल नहीं देंगे, तब तक समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल अधिकारों की मांग न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना होगी, तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की स्थिति उत्पन्न होगी। ध्यान देना, तभी एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव हो पाएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। वो लोग कर लोगे। एक अलग से नैतिकता का स्वर्णिम सूत्र लिख लो, ये भी कर्तव्य में आज आ जाएगा, जहां मौका मिला तो इसको भी लिख देना, लिख लो नैतिकता का स्वर्णिम सूत्र। नैतिकता का स्वर्णिम सूत्र हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं। जानदार लाइन है, जहां मौका मिले इस लाइन को लिख सकते हो।
क्लियर? इसको हम लोग अलग से कर सकते हैं। फिलॉसफी ऑप्शनल केवल ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑफलाइन की कोई क्लास नहीं। बार बार मत पूछो। फिलॉसफी ऑप्शनल, क्लियर? बिल्कुल हर सकदारी ने लिख लिया, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से स्वयं के प्रति अपेक्षा करते हैं। ये नैतिकता का एक डबल पक्ष है और ये कर्तव्य पालन की भी प्रेरणा देता है। इसे डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिव्यांशु लिख रहे, इसको लिख सकते हो। समाज में अधिकार उन्मुखता बढ़ रही है, अधिकारों की मांग बढ़ रही है और कर्तव्य विमुखता की स्थिति दिखाई देती है, कर्तव्य के प्रति शिथिलता की स्थिति दिखाई देती है। क्लियर? बोलो क्लियर? इज इट क्लियर? ये टॉपिक था अधिकार और कर्तव्य। बोलो इज इट क्लियर? अंडा क्लियर? ये था अधिकार और कर्तव्य पे विवेचना। अधिकार और कर्तव्य की लगभग 1 घंटे से हम लोग विवेचना कर रहे हैं। ये नया संभावित सवाल हो सकता है, थोड़ा बहुत अपने तरीके से भी वैल्यू एडिशन करते रहना। क्लियर? हाजिर, गुड। बोलो इज इट क्लियर? तो फिलॉसफी का अच्छा ऑप्शनल है, बढ़िया ऑप्शनल है, कम सिलेबस है। पहले फिलॉसफी से खूब सिलेक्शन होता था, अब हिंदी मीडियम की दशा बिगड़ गई है, तो पेपरों पे भी असर गया है, सारे पेपरों पे असर गया है। अभी तो जितना आज के डेट में हिंदी मीडियम में आज के डेट में पिछले साल जो सिलेक्शन हुआ है, उतना तो 2010 में मैंने फिलॉसफी के साथ दिखाया था। रिजल्ट 50+ थोड़ी है। मतलब धीरे धीरे चीजें बदलती गई हैं, हिंदी मीडियम की दशा खराब होती गई है। 2.5 लाख 3 लाख वाले कोचिंग अब जलवा, वो सोशल मीडिया आधारित जलवा वो फैल गया है। उस जाल में बड़े अच्छे अच्छे लोग फंस गए। अगर वो अपने से तैयारी करते, थोड़ा सोच समझ कर तैयारी करते, तो आज के डेट में आईएएस थे। 2.5 लाख 3 लाख वाले चक्कर में उन्होंने अपने को सौंप दिया सामने वाले को, तो गए तो उनकी दशा बिगड़ गई। बहुतों की ऐसी स्थिति हुई है। तो इतना भी बुरा रिजल्ट हिंदी मीडियम का नहीं होता जो वर्तमान स्थिति है। क्लियर? बोलो ये क्लियर? आगे बोलते हैं। देखो अब हम लोग देख रहे हैं टॉपिक जो लगभग प्रत्येक वर्ष आप कर सकते हो, आ रहा है यूपीपीसीएस में, आ रहा है आईएएस में रुक रुक के दिखता है, लगातार नहीं, कुछ अंतराल के बाद दिखता है। पिछली बार बीपीएससी में भी टॉपिक दिख गया साहित्य पे, और साहित्य सभ्यता और संस्कृति ये टॉपिक पढ़ना है। यूपीपीसीएस का पहला सवाल संभावना प्रबल रहती है कि इससे रहे। साहित्य समाज का दर्पण है या साहित्य ज्ञान और नैतिकता का स्रोत है, साहित्य चरित्र निर्माण में सहायक है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, नैतिकता की वृद्धि में सहायक है, साहित्य समाज का दर्पण है, आदि आदि। संस्कृति वाला अलग से हम लोग देख ही चुके हैं। संस्कृति साहित्य को संस्कृति का एक अवयव साहित्य भी है। तो ऐसे सवाल बन सकता है कि साहित्य चरित्र ज्ञान और चरित्र के विकास में सहायक है, ज्ञान और नैतिकता का स्रोत है, साहित्य समाज का दर्पण है, आदि आदि सवाल बन सकता है। यूपीपीसीएस का एग्जाम 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। फिर कोई सवाल साहित्य पे या संस्कृति पे दिखाई देगा। ये हम लोग कर चुके हैं, ये करने जा रहे हैं। सवाल बन सकता है, याद कर ध्यान कर लेना। जीवन रूपी शरीर का श्रृंगार है या समाज का भी श्रृंगार है, सब लिख सकते हो। मतलब हमारे जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाता है ना श्रृंगार, तो यही हुआ ना, हमारे जीवन को ज्यादा बेहतर बनाता है श्रृंगार। जो है किसी का श्रृंगार कर दोगे तो बढ़िया लुक आ जाता है। अभी खूब चल रहा है उसका, कई लोगों ने बोल भी रखा है, श्रृंगार के बाद और श्रृंगार के पहले। जो भी कांड हुआ है, जो अभी वहां पे शिलोंग में कांड हुआ, तो जिसके साथ हुआ था तो मेन कल्प्रिट का 2 टाइप का फोटो आ रहा है, एक श्रृंगार के साथ, एक श्रृंगार विहीन और श्रृंगार युक्त। दोनों फोटो देखने के बाद पता नहीं चलता कि वही प्राणी है कि अलग अलग है। अब एक अलग टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो खत्म सभ्यता और वो अधिकार और कर्तव्य। अब एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो साहित्य पे संबंधित है। लिखा ना हो गया, वो उसकी विवेचना कर ली। अब साहित्य वाले टॉपिक पे जा रहे हैं। तो लिख रहा है सर मेरे अनुसार साहित्य जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार कर लोगे आप? ये बात है। अरे एक ऐसे कंप्लीट हुआ वो अधिकार और कर्तव्य का। अधिकार आप पढ़े हो डिटेल से, पूरा संविधान पढ़े हो, उठा के कुछ लिख देना। कर्तव्य पढ़े उसको लिख देना। अब वो 11 कर्तव्य में लिखवाऊं, वो जरूरी थोड़ी है। कौन कौन से कर्तव्य लिखो आप अपने तरीके से, क्या दिक्कत है? वो ऐसे कंप्लीट हो गया। नया ऐसे देख रहे हैं साहित्य पे जो लगभग प्रत्येक साल यूपीपीसीएस से पूछ रहा है। इसका डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल से। तो बोलो हो गया। हम लोगों ने अधिकार और कर्तव्य का जो उस पर लगभग 1 घंटे का समय दिया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी लिखो साहित्य पे। साहित्य अंधकार है, वह अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। जहां आदित्य नहीं है वहां अंधकार है। और मूर्धा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। जहां साहित्य नहीं है वो देश मरा हुआ है। और जहां सूर्य नहीं है वो
वो अंधकार वाला देश है। क्लियर? बोलो क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं साहित्य पे। साहित्य के संदर्भ को लेकर विभिन्न पक्षों को देखने का प्रयास करना है। ध्यान देना, हमारे जीवन में साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। साहित्य जीवन को दिशा देता है। ये साहित्य ज्ञान और नैतिकता का स्रोत है। साहित्य चरित्र निर्माण में सहायक है। साहित्य समाज का दर्पण है। चल तो मेंशन कीजिए फ्यूजन 11 मौलिक कर्तव्य लिख सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो थोड़ा सा। क्लियर है? तो हम लोग जा रहे हैं साहित्य। सबसे पहले साहित्य की एक परिभाषा लिखो। साहित्य कहते किसे हैं? साहित्य कहते किसे हैं? नोट करोगे? साहित्य, जब कोई साहित्य पे निबंध बनेगा तो बताना पड़ेगा ना कि साहित्य आखिर होता क्या है, इसे साहित्य कहते हैं। इसे था ना साहित्य, इसका मीनिंग तो बताओगे, इसका थोड़ा क्लैरिटी तो लाओगे। साहित्य मानव जीवन की ज्ञान राशि और भाव राशि, ज्ञान राशि और भाव राशि का संचयन, ज्ञान राशि और भाव राशि का संचयन और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य मानव जीवन की ज्ञान राशि और भाव राशि का संचयन और उसकी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति है। अब ये बताओ साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो लेखन है सब आ जाए, अब साहित्य के पाठ हो जाए। ये निबंध भी साहित्य की एक विधा है। लेख, निबंध, पल्लवन, कविता, ये सब साहित्य की विधाएं हैं। कहानियां, उपन्यास, ये सब साहित्य के अंग हैं, अवयव हैं। साहित्य के संदर्भ में क्या क्या आ जाएगा? ये जो आप लेख, जो निबंध लिख रहे हो, यह भी साहित्य की एक विधा है। लेख, पल्लवन, संक्षेपण, साहित्य की विधा है। कविता, उपन्यास, कहानी, और ये सब जो है ना, कविता, उपन्यास, कहानी, जो अलग अलग चीजें हैं, ये सब ज्ञान के स्रोत है, नैतिकता के स्रोत है, चरित्र निर्माण में सहायक है। ठीक है, लिख दिया। अंधकार है वह देश जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मरा है वह देश जहां आदित्य नहीं है। लिख सकते हो। तो देखो, जब लिखना होगा तो इसमें आप साहित्य में जाओगे तो आप मान लो जैन साहित्य में चले गए, बौद्ध साहित्य में चले गए, वेद और उपनिषद भी तो साहित्य के ही है, पक्ष हो जाएंगे। आप वेदों की बातों से वेद से निकाल रहे हो कि क्या क्या नैतिकता की बात है समाज। उपनिषद है, आप संगम साहित्य पे चले जाओगे। अलग अलग जो जो लेखक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, प्रेमचंद हो, जयशंकर प्रसाद हो, आप तुलसीदास, कालिदास पे भी जा सकते हो। उनके भी साहित्य से प्रेरणा मिलती है। तो सारी चीजों को आप इसमें इंडिकेट करोगे। उपन्यास, गद्य पद्य में जो लिखे हुए हैं, नाटक, ये सब साहित्य के ही संदर्भ में आ जाएंगे। और साहित्य जो है ज्ञान का स्रोत है। अब ज्ञान का जब स्रोत लिखोगे, मान लो पूछे साहित्य ज्ञान का स्रोत है, तो ज्ञान में आप बता सकते हो गणित के ज्ञान का स्रोत है, या भौतिकी के ज्ञान, खगोल विज्ञान, नाट्यशास्त्र, व्याकरण का ज्ञान। तो ज्ञान का संदर्भ तो विस्तारित है, लिख लो। साहित्य जो है वह दर्शन, गणित, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, इतिहास, भूगोल आदि के ज्ञान का स्रोत है। इतिहास का भी ज्ञान देता है। अब देखोगे राज तरंगली में, उसमें इतिहास का ज्ञान मिलता है। अब दीपवंश, महावंश को देखोगे तो सिंहल द्वीप के इतिहास का ज्ञान मिलता है। तो साहित्य ज्ञान का स्रोत है। कैसे बोलना, इसका आ जाएगा, अनामिका हो गया, ठीक लिख रहे हो। इतना हरितालिका, हरिगीतिका, इतना भी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोया सब लिख सकते हो। कहानी, उपन्यास, जीवनी, कविता, यात्रा, वृत्तांत, दोहा, रस, छंद, सब साहित्य के भीतर आ जाए। बिल्कुल सही है। यस, अज्ञेय आ जाएंगे, महादेवी वर्मा आ जाएंगी, प्रेमचंद आ जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएंगे, और भी बहुत सारे। कालिदास, तुलसीदास को भी लिखो, इनके भी तो साहित्य हैं। ध्यान देना। कौटिल्य काल शास्त्र भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ललित विस्तार भी लिख दोगे, उसमें भी इतिहास की बातें हैं। क्लियर? उपनिषदों को भी रखोगे ना। वेद और उपनिषद ये प्राचीनतम साहित्य है। वेद और उपनिषद, उपनिषद जो है, ध्यान देना, उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है शिष्य का गुरु के समीप, उससे नीचे आसन ग्रहण कर आस्था पूर्वक पूर्ण और गंभीर उपदेशों को सुनने के लिए बैठना। ये उपनिषद का मतलब है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। देखो, बहुत साहित्य में जाओगे तो हीनयानी साहित्य और महायानी साहित्य को दिखा सकते हो। महाकाव्य लिख सकते हो, जयशंकर प्रसाद कामायनी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हजल बोलो, इज इट क्लियर? आप देखोगे, अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखो तो कई सारी चीजें मिल जाएंगी। आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो। देखोगे, अगर संगम साहित्य से देखोगे तो चोल चेर पांडव राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। लिख लो, इतिहास की जानकारी, संगम साहित्य। आप कल्लह की राज तरंगली देखोगे तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखोगे, मौर्य प्रशासन की भी जानकारी मिलती है। सब लिखोगे, इतिहास का स्रोत है। लिखते रहो, लिखो।
आप लिख सकते हो संगम साहित्य से चोल चेर पांडव, चोल चेर पांडव, कल्हड़ की दाल पलंगनी से कश्मीर का इतिहास, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन का जानकारी, मौर्य प्रशासन का ज्ञान, अब दीपवंश और महावंश से सिंहल दीप की जानकारी को ज्ञान मिलता है। अब सामवेद से देखोगे अगर तो आपको संगीत का ज्ञान मिलेगा। इंडिका से देखोगे जो मेगास्थनीज की इंडिका है उससे आपको मौर्यकालीन इतिहास का ज्ञान मिलेगा, कला और साहित्य का ज्ञान मिलेगा। मेगास्थनीज की इंडिका लिख लो, बिल्कुल सही लिखे हो। इंडिका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्थनीज लिख लो। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्यकालीन लिख लो। मेगास्थनीज की इंडिका से हमें मौर्यकालीन मौर्यकालीन इतिहास के साथ साथ मौर्यकालीन इतिहास के साथ साथ कला और साहित्य की भी जानकारी मिलती है। अब देखोगे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है नाट्य कला की जानकारी देता है, लिख लो। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाट्य कला की जानकारी प्रदान करता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त होता है। आप अपने इतिहास वाली जानकारी को यहाँ डाल सकते हो जो आपने इतिहास में पढ़ रखा होगा कि कैसे साहित्य ज्ञान का स्रोत है। ये सवाल पूछा गया है पिछले वर्षों में, साहित्य ज्ञान का स्रोत है तो थोड़ा एग्जाम्पल देकर बता देंगे ना, एक पैराग्राफ कम से कम 70-80 शब्द लिख देंगे इस पे, कैसे ज्ञान का स्रोत है। पाणिनि का अष्टाध्यायी वो ये व्याकरण के ज्ञान का स्रोत है। ये जो सुश्रुत का चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता ऐसे लिख लोगे, चिकित्सीय ज्ञान का भंडार है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये जो है चिकित्सीय ज्ञान के भंडार है, यहाँ चिकित्सीय ज्ञान की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट और मिहिर के ग्रंथों में खगोल एवं नक्षत्र का ज्ञान समाविष्ट है। आर्यभट्ट बिल्कुल लिख सकते हो, रामायण महाभारत भी लिख सकते हो। आर्यभट्ट और मिहिर के ग्रंथों में खगोल और नक्षत्र शास्त्र का ज्ञान मिला हुआ है, मिलता है। हमेशा लिख सकते हैं ये जो ज्ञान का स्रोत है, कैसे ज्ञान का स्रोत है वो आप बता दो, ध्यान देना। इन चीजों को हम आराम से उसके भीतर लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस क्रम में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सबका उल्लेख कर सकते हैं। क्लियर? पहले बोलो क्लियर, इतना पहले बोलो। कुछ आप अपने तरीके से भी जोड़ सकते हो। पहले ये बोलो साहित्य ज्ञान का स्रोत है, हमें अलग अलग साहित्य से अलग अलग, अगर थोड़ा इतिहास अच्छे से पढ़े हो तो थोड़ा क्रोनोलॉजी मेंटेन कर लेना टाइम वाला। तो लिखते वक्त ऐसा ना कि वेद उपनिषद बाद में लाओ। वेद और उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, हमें ब्रह्म संबंधित ज्ञान मिलता है। सारे लोग बोलो ये लिख लोगे। अगर मैं पूछूं कि साहित्य ज्ञान का भंडार है कैसे, साहित्य ज्ञान का स्रोत है कैसे, तो लिख सकते हो। साहित्य क्या है बता दिए, साहित्य जो है ज्ञान का भंडार कैसे है इसको बता दिए। ध्यान देना, साहित्य ज्ञान का ही भंडार नहीं, नैतिकता को भी खूब बढ़ावा देने में मददगार है। अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे अगर हम बौद्ध साहित्य को देखें, हम आगे पीछे करके देख सकते हैं, हम वेद से भी शुरुआत कर सकते हैं, उपनिषद से भी, हमेशा बौद्ध को ले लेते हैं। जैसे मान लो बौद्ध साहित्य है, अब बौद्ध साहित्य में नैतिकता की खूब बातें की गई है। क्या बातें की गई हैं? हम गीता को भी ले लेंगे, जैन साहित्य को ले लेंगे, उपनिषद को ले लेंगे, और भी अलग अलग साहित्य को ले सकते हैं। हम सीधे संस्कृत साहित्य ले सकते हैं, हम पाली प्राकृत साहित्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये सब लिख सकते हो। तो जैसे मान लो बौद्ध साहित्य नैतिकता की बात की गई है, यहाँ पे बौद्ध साहित्य में जीवन के चरम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति हेतु आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। लिख लो आप, बौद्ध दर्शन में जीवन के चरम लक्ष्य, बौद्ध दर्शन में जीवन के चरम लक्ष्य निर्माण की प्राप्ति हेतु आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है, जो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण, जो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण और नैतिकता के पालन की शिक्षा देता है, और नैतिकता के पालन की शिक्षा देता है। आप बौद्ध साहित्य में ही आपको 4 आर्य सत्यों का ज्ञान मिलेगा जो जीवन संचालन में बड़ा महत्वपूर्ण है। लिख लो, 4 आर्य सत्य की विवेचना त्रिपिटक में मिलेगा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध साहित्य यही तो है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कुछ अलग भी है बौद्ध साहित्य में, इसके अलावा भी और है, तो मूलतः त्रिपिटक आधारित है। इसमें 4 आर्य सत्यों की चर्चा की गई है। लिख लो, ये है दुख है, ये है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और चौथा दुख निदान का मार्ग है।
चार आर्य सत्य की अवधारणा जीवन में अंधविश्वासों को दूर कर दुख के कारणों का पता लगाकर समुचित उपायों से उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। समुचित उपायों से उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को आशावादी बनाता है और उसे स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देता है। ठीक है? हम इस पाठ को, साहित्य वाले पाठ को आगे कंप्लीट करेंगे। ध्यान देना, हम इसको विस्तार देकर चलेंगे। कैसे ये नैतिकता की वृद्धि में सहायक है, कैसे ये समाज का दर्पण है। अब साहित्य देखो, जैसे प्रेमचंद का साहित्य देखोगे तो उस समय के समाज में क्या क्या कठिनाई थी, कौन कौन से मुद्दे थे, सामाजिक स्थिति क्या थी, लोगों की सोच क्या थी, ये सबका प्रतिबिंबन करता है। कुल मिलाकर ये उनको बताता है समाज को, और यह भी बताता है समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अभी साहित्य वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, तो अभी 500 हुआ तो अच्छी बात है, अभी और विवेचना बाकी है इसमें। तो अलग अलग जो साहित्य है उसमें अलग अलग टाइप की विवेचना मिलेगी। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को देखोगे तो उसमें सामाजिक रूढ़िवादिताओं, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, इन सब पे प्रहार दिखाई देता है। ध्यान देना, और राष्ट्रीय एकता, नव जागरण, इन सबका संदेश दिखाई देता है। तो साहित्य बड़ा उत्प्रेरक होता है। ध्यान देना, अब जितना भक्ति साहित्य देखोगे उसमें आध्यात्मिक मानववाद की पे बल दिया गया है। जो भक्ति साहित्य है, तो साहित्य के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग में अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। आप साहित्य पढ़ोगे तो उस समय के समाज में क्या सुख था, क्या दुख था, क्या रहन सहन था, क्या आस्था थी, लोग कितने आशावादी थे, निराशावादी थे, समाज में किन मुद्दों को लेकर आपस में संघर्ष होता था, उनकी समस्याएं क्या थी, इसकी क्या जटिलता थी समाज में, उन सबको उजागर करता है साहित्य, बताता है साहित्य। ध्यान रखना। तो हम इस टॉपिक की विवेचना आगे कर लेंगे। अगले क्लास में टॉपिक समाप्त होगा और फिर कोई फ्रेश टॉपिक, सबको कोट कर सकते हो, किसी एक को डिटेल में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इन सबको कोट कर सकते हो। विजय तेंदुलकर को, गोपाल दास नीरज को, महादेवी वर्मा को भी, जयशंकर प्रसाद को कोट कर सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को कोट कर सकते हो। इन सबको अगर ऐसा कोई सवाल बना है तो कोट कर सकते हो। 10-15, 10-12 लोगों को तो कोट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना हो सकता है। ठीक है? गोपाल दास नीरज की जो प्रसिद्ध कविता थी, कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे, वो भी लिख सकते हो। बताया था कि परिवर्तनशील है जीवन, समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है, समय का पहिया हमेशा चलता है। कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे। तो कविता को भी, कभी कुछ कुछ कविताओं को याद करो, जहां मौका मिले कविता को भी लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम भी कविता होता है। एक मैंने बोल दिया, कोई कविता ही लिखी हुई थी कि मुझे नींद आ रही है, मैंने उनके ऊपर कुछ बोल क्या दिया, लगा कि वो यहाँ से गायब ही हो गए। वास्तव में यहाँ से अब उनका कोई कमेंट नहीं आ रहा है। तो ये देखो, बातचीत के क्रम में अगर उल्टा पुल्टा कमेंट लिखोगे तो जवाब सुनोगे इधर से, उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करना है, निगेटिव नहीं। ध्यान देना, ये जीवन का पाठ है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं, कोई बात आपको सुनाएगा, आपको कैसे टैकल करना है। तुरंत बोलो कि अब नींद मेरी टूट गई है, अब नींद बिल्कुल नहीं आती, अब मन लगा के पढ़ूंगी। ये भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल पे लेके बैठ जाओ कि मैंने नींद में बोला, नींद आ रही, इन्होंने मुझे बोल दिया। अभी आप कुछ भी नहीं हो। एफर्ट करोगे, दिन रात मेहनत करोगे तो कोई ना कोई स्थान पकड़ लोगे। तो मेरी बात को बुरा नहीं मानना है, वो पार्ट है ये पढ़ाई के क्रम में। कभी किसी किसी पे कुछ कुछ चलता रहेगा, इससे थोड़ा एक मोनोटोनस पार्ट ये है, वो टूटता रहता है। उसको पॉजिटिव वे में रिएक्शन को लेना है, हमारी बातों को नहीं। अभी तो उन्होंने बोला था ना, मैं आपको वो बात याद करनी चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो तब तक मत सोओ जब तक कि लक्ष्य की सिद्धि मत करो। तो वो कविता को ये विवेकानंद की बात याद करनी चाहिए। उनको अपने कमरे में लगा के रखना चाहिए पोस्टर। कई लोग पोस्टर लगा के रखते हैं, उठो जागो और तब तक मत सोओ जब तक कि लक्ष्य की सिद्धि न करो। ऐसा भाव होना चाहिए, बजाय कि मैंने बोल दिया कि जाके विश्राम कक्ष में चले गए, मैंने बोल दिया 2-4 लाइन, तो आप दिल पे ले लो, रोना धोना शुरू कर दो कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। ये ठीक नहीं होगा। उसको पॉजिटिव सेंस में रिएक्शन होना चाहिए। मैंने अगर बोला भी कुछ उस समय, उसको अलग तरीके से कि नहीं अब तो मैं बहुत जम के मेहनत करूंगी, पढ़ाई करते वक्त बिल्कुल नहीं सोऊंगी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, मधु बोले केजीएस के स्टूडेंट्स बुरा नहीं मानते, बिल्कुल सही। इतना व्यापक, अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, बीच बीच में कभी कभी होता है कोई गलत लिखता है, कभी कभी किसी को ब्लॉक भी करना पड़ता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं, हर एक क्लास में उनको स्पेशली ब्लॉक किया जाता है। अभी भी कुछ ब्लॉक हो गए हैं, बोलते बोलते ब्लॉक हो गए। पहले लगातार परेशान कर रहे थे किसी को, है ना, गलत गलत शब्द लिख रहे हैं, उनको टीम बैठी हुई है, केवल अपने आप उसको रीड करती रहती है, तुरंत ब्लॉक कर देती है। तो आपको पॉजिटिव सेंस में लेकर, रिएक्शंस भी कोई हो तो उसको पॉजिटिवली लेकर चलना है। जब कविता को मैंने बोला तो कविता उसके बाद से ही गायब है, उसका कमेंट तैयार है। हाँ, ये बात सही है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसको साहित्य वाले टॉपिक को अभी विवेचना शेष है, अगली क्लास में करेंगे। हाँ, सिंधु यादव वो हो गया ब्लॉक, जिसको लिखते हो, तो कभी कभी ब्लॉक होते रहते हैं सब, तो पॉजिटिव सेंस में देखना है अपने को, ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।